वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो केमिस्ट्री में हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। तो बच्चों, आगे का टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आगे हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ये 5 तरीके की अभिक्रियाओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे और अपने चैप्टर को आगे ले जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? संयोजन अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं? जैसा कि नाम है इसका संयोजन, संयोजन यानी कि जुड़ जाना। तो बच्चों, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में मिल जाएंगे और एक उत्पाद को बनाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने, अगर बच्चों में आपको सरल भाषा में बताऊं तो संयोजन माने मिल जाना, यानी कि आपके पास 2 पदार्थ थे, दोनों को आपने मिला दिया और एक पदार्थ बना दिया, उसको मैं बोलूंगा संयोजन अभिक्रिया। तो बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, A + B = C, यानी कि आपके पास एक A अभिकारक था, एक B अभिकारक था, दोनों मिले, दोनों के मिलने के बाद उत्पाद बना C, यानी कि मिलने के बाद आपको C मिला। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि जुड़ जाना या मिलना। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। उदाहरण है कोयले का दहन, यानी कि जब हम कोयले का दहन करेंगे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कोयला यानी कि C यानी कि कार्बन। कार्बन का जो चिन्ह है वो क्या है? C है। कार्बन को जब मैं ऑक्सीजन से क्या करूंगा? अभिक्रिया कराऊंगा या कार्बन का मैं दहन करूंगा, तो दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे? CO2, जिसको आपको अच्छी तरीके से पता है CO2 बच्चों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया मैंने किससे कराई? जल से। तो दोनों क्या हुए? जुड़े। जुड़ने के बाद एक उत्पाद बना जिसका नाम है H2O, जिसको मैं क्या बोलूंगा? जल बोलूंगा। ओके बच्चों, तो अगली अभिक्रिया पर आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, जैसा कि आपको नाम से परिभाषित थोड़ा सा हो रहा होगा, वियोजन यानी कि टूटना। ऐसी अभिक्रिया जो कि क्या होने वाली है? टूटने वाली है। ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलूंगा वियोजन अभिक्रिया। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया में कोई आपका एक पदार्थ होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारकों में, उत्पादों में टूटने वाला है। ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलूंगा वियोजन अभिक्रिया। तो आइए बच्चों, इसकी देखते हैं परिभाषा। परिभाषा इसकी क्या है? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई एक उत्पाद था, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारकों में टूट रहा है तो उसको मैं बोलूंगा वियोजन अभिक्रिया। यानी कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा A = B + C, यानी कि आपके पास एक अभिकारक था A, जो कि टूट के B और C में बदल गया, यानी कि अभिकारक टूट गया और B और C में बदल गया। इसको मैं बोलूंगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि टूटना। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन, वैद्युत यानी कि आप वियोजन करने वाले हैं विद्युत के जरिए, यानी कि आपने उसमें विद्युत धारा पास कराई, विद्युत धारा आपने उसमें लगा दी, तो वो विद्युत के जरिए जो वियोजन होगा उसको मैं बोलूंगा विद्युत वियोजन। दूसरा वाला है बच्चों प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश यानी कि प्रकाश में आते ही कोई अगर पदार्थ टूट जाता है तो उसको मैं बोलूंगा प्रकाशीय वियोजन। ओके,
अगला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय यानी कि ऊष्मा देकर, यानी कि हीट देकर अगर मैं वियोजन करने वाला हूं तो उसको मैं बोलूंगा ऊष्मीय वियोजन। ओके बच्चों, तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं कि क्या ऊष्मीय वियोजन है, क्या प्रकाशीय वियोजन है, क्या विद्युत वियोजन है। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। यानी कि विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो उसके द्वारा जो वियोजन होगा उसको मैं बोलूंगा विद्युत वियोजन। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका एक समीकरण भी लिखा हुआ है और एक बराबर में मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी बता रखा है जिसमें विद्युत वियोजन के जरिए सब कुछ हो रहा है। जैसे कि जल, उदाहरण है इसमें बच्चों जल को जब मैं विद्युत धारा में प्रवाहित करूंगा, जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो जल बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो ये उदाहरण हो गया विद्युत वियोजन का। अगला देखते हैं बच्चों प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ओके, ये उसकी परिभाषा है बच्चों प्रकाशीय वियोजन की। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ था, अगर वो क्या हो गया, टूट गया। ओके, यानी कि अगर कोई पदार्थ सूर्य की उपस्थिति में आकर टूट जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा प्रकाशीय वियोजन। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक प्लेट है, प्लेट में हमने एक ऐसा अभिकारक रख रखा है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा। इसका उदाहरण है बच्चों AgCl। AgCl है, AgCl को जब हम प्रकाश के या सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो वो Ag और Cl में टूट जाएगा। यानी कि चांदी अलग हो जाएगी, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से वियोजन हो जाएगा प्रकाश के जरिए। अगले पर आते हैं बच्चों ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय यानी कि हमने क्या किया, ऊष्मा प्रवाहित कर दी, ऐसे वियोजन को मैं बोलूंगा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बच्चों, जैसे कि CaCO3। आपको अच्छी तरीके से पता है CaCO3। CaCO3 क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब मैं ऊष्मा प्रवाहित करूंगा, यानी कि जब मैं उसमें हीट दूंगा तो वो टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये दोनों में वो टूट जाएगा किसके जरिए? ऊष्मा के जरिए। इसीलिए इस वियोजन को मैं बोलूंगा ऊष्मीय वियोजन। तो बच्चों आपको तीनों तरीके के वियोजन समझ में आ गए होंगे। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन क्या होता है, और ये तीनों वियोजन के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछने के लिए आता है कि हम जो AgCl है या AgBr है, इनको हम खुले में क्यों नहीं छोड़ते। ठीक है, यानी कि जो AgCl है, जो AgBr है ना, या पेट्रोल है, इनको हम खुले में क्यों नहीं छोड़ते। तो इसका उत्तर है बच्चों, इनको हम खुले में इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आपको पता है AgCl या AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आकर वियोजन कर जाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आके टूट जाएंगे, जो कि Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों टूट जाएंगे। इसीलिए हम इनको खुले में नहीं रखते, हम इनको कांच की शीशियों में रखते हैं। किसको? AgCl को, AgBr को और पेट्रोलियम को भी। ठीक है बच्चों, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको इस शब्द से ही समझ में आ गया होगा, विस्थापन यानी कि एक की जगह दूसरा जना कोई आके उसकी जगह को ले ले, उसको मैं बोलूंगा विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है टूट जाना। बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया में जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा। ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलूंगा विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इसका हम परिभाषा को देखते हैं और फिर इसका उदाहरण समझेंगे। तो परिभाषा क्या है बच्चों? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा। ठीक है बच्चों, कम अभिक्रियाशील और ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व आपको कैसे मालूम पड़ेगा। कम अभिक्रियाशील और ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व की एक चार्ट होती है, एक लिस्ट होती है, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। ओके, जो कि उसमें होता है बच्चों, जो ऊपर वाले तत्व हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और जो नीचे वाले तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। ऊपर वाले तत्व की अगर मैं बात करूं उसमें होता है बच्चों कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। और अगर मैं नीचे वाले तत्व की बात करूं जैसे कि चांदी, जैसे कि Au, जैसे कि सोना, ठीक है, जैसे कि प्लेटिनम, ये बच्चों कम अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं Fe+CuSO4। Fe+CuSO4 तो आपको बच्चों अच्छी तरीके से मालूम है Fe क्या चीज है। Fe यानी कि लोहा, यानी कि आयरन, और CuSO4 क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यानी कि Fe को जब आपने CuSO4 से अभिक्रिया कराई तो वो किस में बदल जाएगा, FeSO4+Cu, यानी कि ये जो Fe था ये क्या करेगा, कॉपर को उसके यौगिक से, उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को हटा देगा और उसको विस्थापित कर देगा, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्योंकि हमने इसकी परिभाषा पढ़ रखी है कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देगा। यानी कि इस वाले अभिक्रिया में, इस वाले समीकरण में लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, यानी कि लोहा क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से हटा देगा। और बच्चों आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। सबसे पहले जो पानी है, यानी कि जो एक यौगिक है वो कैसा है, नीला आपके पास यौगिक है, वो है कॉपर सल्फेट, यानी कि वो जो है वो क्या है, कॉपर सल्फेट। और जब इस कॉपर सल्फेट में, यानी कि नीले यौगिक में आपने क्या डाला, आयरन को डाल दिया, ये अभिक्रिया होने के बाद कैसा हो जाएगा, हरे कलर का हो जाएगा। यानी कि हरे कलर का क्या बनेगा, FeSO4। FeSO4 का जो रंग होगा वो हरे कलर का होगा। बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम में, बहुत ज्यादा आपके प्रश्न पत्र में, आपके पेपर में पूछने के लिए आता है कि FeSO4 कैसे रंग का होता है, CuSO4 कैसे रंग का होता है, या फिर अगर हम Fe को CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो वो कैसे रंग का बदल जाएगा। ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है बच्चों, तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखें। अगले समीकरण पे आते हैं, अगली अभिक्रिया पे आते हैं बच्चों, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, अब जो विस्थापन होगा वो विस्थापन 2 बार होने वाला है, यानी कि अब विस्थापन आयनसों में होगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेंगे वो आयनों के आदान प्रदान से बनने वाले हैं। यानी कि आयन्स जो है वो क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आयन्स यानी कि होगा, किसी भी अभिक्रिया में अगर आयनों का आदान प्रदान होगा तो उस अभिक्रिया को मैं बोलूंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, विस्थापन अभिक्रिया में जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को हटा देगा उसके यौगिक से, लेकिन द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होने वाला। द्विविस्थापन में केवल आयनों का आदान प्रदान होगा। अब आप बच्चों ये समझेंगे कि आयन क्या होता है। आयन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऋण आयन, एक होता है धन आयन। ठीक है, 2 तरीके के आयन हो गए। तो बच्चों आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है, हम उसको देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 या 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है, जो आयनों का आदान प्रदान होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो प्लस वाला आयन होगा वो माइनस वाले के पास चला जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले के पास आ जाएगा। तो बच्चों हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक उदाहरण,
उदाहरण है बच्चों Na2SO4 यानी कि Na सोडियम SO4 सल्फेट। सोडियम सल्फेट की जब अभिक्रिया हम कराएंगे BaCl2 यानी कि Ba बेरियम Cl2 यानी कि क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा बच्चों, जो सोडियम है वो किसके पास जाना चाहेगा, प्लस का है सोडियम, ये क्लोरीन के पास जाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा NaCl, और जो बेरियम है वो किसके साथ आना चाहेगा, सल्फेट के साथ आना चाहेगा तो क्या बना देगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। इस तरीके से इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हुआ तो इस अभिक्रिया को मैं बोलूंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको बच्चों एक और लाइन नजर आ रही होगी, बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है। अविलय अवक्षेप, ये शब्द क्या है, अविलय। अविलय का मतलब है कि जो चीज उस यौगिक में बिल्कुल अलग हो जाएगी, यानी कि जो चीज बिल्कुल अलग हो जाने वाली है, जो उस यौगिक में नहीं घुलेगी, उसको मैं क्या बोलता हूं, अविलय। ठीक है, नहीं घुलने वाली अवक्षेप, अवक्षेप को मैं इंग्लिश में बोलूंगा PPT। PPT का मतलब है अवक्षेप। अवक्षेप मतलब जो कि उस पूरे यौगिक से बिल्कुल आपको अलग दिखाई देने वाला है, उसको मैं बोलूंगा अवक्षेप। तो यहाँ पे बच्चों BaSO4 क्या चीज है, अवक्षेप है। ठीक है, तो मैं समझता हूं जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। द्विविस्थापन के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों अगली अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन। उपचयन का क्या मतलब है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको मैं बोलूंगा उपचयन। ठीक है बच्चों, इसी का बिल्कुल उल्टा अगर मैं बात करूं अपचयन की, अपचयन का मतलब है पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, उसको मैं बोलूंगा बच्चों अपचयन। उपचयन अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है बच्चों, इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा CuO+H2 यानी कि Cu कॉपर, O यानी कि ऑक्साइड। कॉपर की ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराऊंगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराऊंगा तो बच्चों क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O, यानी कि जो कॉपर का ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कॉपर से हो गया गायब, यानी कि ऑक्सीजन जो निकल गया किससे, कॉपर से। यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का CuO का बच्चों क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो प्रश्न यही है हमारा, या क्वेश्चन आपके लिए यही पूछने के लिए आता है कि कहाँ पे अपचयन हुआ, कहाँ पे उपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि CuO पे क्या हुआ बच्चों, अपचयन हुआ। जबकि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया बच्चों। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन निकलता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, उपचयन और अपचयन। अब बच्चों आते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी अभिक्रिया में, आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, अगर किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ ही हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक ही साथ हो रहा है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि एक ही समीकरण में अपचयन और उपचयन एक साथ होना, उसको बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब बच्चों आते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है, उसमें उपचयन का क्या प्रभाव है। ठीक है बच्चों, तो संक्षारण क्या है, संक्षारण है जब कोई वस्तु, धातु, आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल के संपर्क में आता है तब धातु क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। संचारित यानी कि जब आपने लोहे को कहां छोड़ दिया, बाहर आपने छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, संचारित हो जाएगा। यानी कि लोहे पे क्या होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अम्ल, वो क्या करेगा, उसके ऊपर अपनी परत चढ़ा देगा, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है बच्चों, संक्षारण की परिभाषा ये हो गई। इसका उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं, लोहे पर जंग लगना, यानी कि लोहे पर जंग लगना संक्षारण का ही उदाहरण है। चांदी पर काली परत,
चांदी पर काली परत जमना भी क्या है बच्चों, उदाहरण है। तांबे की हरी परत यानी कि तांबे पर जो हरी परत लग जाती है वो भी बच्चों संक्षारण का ही उदाहरण है। संक्षारण का मतलब होता है कि अगर कोई भी वस्तु आपने बाहर छोड़ दी, लोहा तांबा, तो ये क्या हो जाएगा, इनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिनको मैं बोलता हूं संक्षारण। अब आते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक पे, विकृत गंधिता। तो बच्चों विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का क्या मतलब है। विकृत गंधिता, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, जब तेल या जो हमारे खाने वाले जो सामग्री है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जाती है और हमारा खाना थोड़े दिन में सड़ने लगता है या थोड़ी देर में वो सड़ने लगता है। जैसा कि अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं सेब का, आपने बच्चों क्या किया, सेब को थोड़ा सा खा के रख दिया, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, सेब के ऊपर एक लाल कलर आ जाता है, लाल कलर लाल लाल हो जाता है, उसकी जो परत होती है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। वो क्या किसका उदाहरण है बच्चों, विकृत गंधिता का। विकृत गंधिता इसी को बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए आपने चिप्स का पैकेट खाया, चिप्स के पैकेट खाने के बाद आपने उसको रख दिया, तो चिप्स का थोड़ा सा देर बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद वो क्या होने वाला है, सीलने वाला है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, विकृत गंधिता। उदाहरण बच्चों जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये जो ब्रेड है ये बहुत दिनों की है और ये क्या है, सड़ चुकी है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विकृत गंधिता का। अब इसका उदाहरण देखते हैं, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं उनकी गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, विकृत गंधिता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो खाने वाले हमारे जो चिप्स के पैकेट हैं, हम उसमें ऐसी क्या चीज डालें कि वो जो है उनका स्वाद ना बदले। तो हम बच्चों उसमें नाइट्रोजन गैस को भर के रखते हैं, यानी कि अगर हम चिप्स के पैकेट में, नमकीन के पैकेट में अगर हम उसको नाइट्रोजन भर के रखेंगे तो वो जो है खराब नहीं होने वाले, वो ऑक्सीकरण नहीं करने वाले। यानी कि नाइट्रोजन गैस हम इसीलिए भर के रखते हैं ताकि जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाला पदार्थ है, वो ना सड़े, वो विकृत गंधिता में ना आए। ठीक है बच्चों, तो विकृत गंधिता और संक्षारण ये दोनों हमारे जीवन में आपने देखा ही होगा, इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं बच्चों। आगे आते हैं बच्चों, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक है ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्माशोषी। बच्चों आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें क्योंकि ये बार बार आपके प्रश्न पत्र में पूछने के लिए आता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया में जिनमें क्या होता है, निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, हम उसका बच्चों एक उदाहरण देखते हैं, CH4। CH4 क्या है, मेथेन गैस है। मेथेन गैस को जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, मेथेन गैस को जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये किसमें टूट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, यानी कि CH4 प्लस O2 मेथेन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और ऊष्मा हमें निकलने वाली है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी। या मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं कि अगर आपने कोयले को जलाया तो कोयले को जलाने के बाद आपको जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वही जो समीकरण है, वही जो अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। अब अगला वाला उदाहरण, अगली वाली अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको मैं बोलता हूं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है
अब आपको उसे तोड़ने के लिए अपनी तरफ से ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलूंगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए मुझे अपनी तरफ से ऊर्जा लगानी पड़ रही है तो उसको मैं बोलूंगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताता हूं। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि हमें ऊर्जा अभिक्रिया के बाद में मिलेगी और ऊष्माशोषी में हमें जो ऊर्जा होगी वो हमें खुद से देनी पड़ेगी। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इस पूरे पाठ में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, अभिक्रिया कैसे कैसे होती है, दैनिक जीवन में जो हमारी अभिक्रिया है वो कैसा प्रभाव डालती हैं। तो बच्चों इस पूरे पाठ में यही था। अब मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊंगा 21 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। जो महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, मैं आपको वो प्रश्न कराने वाला हूं अगली वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है इनको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जो जैसा कि आपको मालूम है ये पाठ आपका खत्म हो चुका है। तो अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 21 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार करें और ये जो आपको दिया जा रहा है, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस चैनल पे निःशुल्क पढ़ सकें। तो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।